वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM BA उसका चैप्टर है 12 बिजनेस एनवायरनमेंट उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड यहाँ पे आ रही है इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसके सेक्टरल ग्रोथ एंड इंटरसेक्टरल कॉम्बिनेशन जो है उसके बारे में यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर जो रहता है वो एक की रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में किसी भी कंट्री का। तो उसमें तीनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको हम प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी फॉर्म में जानते हैं। मेजर सेक्शन जो पॉपुलेशन का रहता है वो उनका गुजारा जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा पॉइंट उसमें है कि मिनरल और मेटल जो है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स जो मतलब कि जितने भी फिजिकल गुड्स है उसका प्रोडक्शन जो रहता है उसमें मैन पावर का भी यूज़ ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है कि सोशल और इकोनॉमिक सर्विस जो है वो दोनों से सर्विस सेक्टर जो है कंप्राइज करता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन और हेल्थ जो है उसको बढ़ा दे तो इन्वेस्टमेंट की जो पॉसिबिलिटी है बिजनेस में वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उसी की वजह से जो डेवलपमेंट है वो भी उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ जो है बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो कोई भी बिजनेस यूनिट है अगर उसमें नेशनल इनकम बढ़ती है तो फेवरेबल सिचुएशन बनती है और नेशनल इनकम बढ़ने से साथ में अगर पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ती है तो उसका मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगी और नेशनल इनकम राइज होगी, वो उसके कंपैरिजन में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा राइज होगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो उसमें जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंस लेके। यहाँ पे किसके बीच में डिफरेंस लेना है तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब एक जहाँ पे इनकम ज़्यादा है उनको हम कंसिडर करते हैं और एक जिसकी इनकम लो है उनको हम कंसिडर करते हैं। तो जब भी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेगी इनकम के फॉर्म में तब वहाँ पर डिमांड भी अलग अलग रहेगी। हायर इनकम वाले सोसाइटी में जो है लग्जरियस प्रेस्टीज गुड्स की डिमांड और सर्विस की डिमांड ज़्यादा रहेगी, जबकि जहाँ पे इनकम लो होगी वहाँ पे ये सब की डिमांड कम रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड में है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में, इन्फ्लेशन रेट में, क्रेडिट क्रिएशन में या तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी में जो चेंजेस आते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। अगर हम इंस्टेंस बात करें तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट जो है हाउसिंग लोन लेने का अगर वो कम हो जाता है तो सीधी बात है कि हाउस जो बनाने की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ दूसरे इंडस्ट्रीज़ जो है जैसे कि हम बात करें सीमेंट, स्टील, फर्नीचर, सैंड, रोड, डस्ट, ब्रिक, उनकी डिमांड भी है बाज़ार में बढ़ती हुई नज़र आएगी और उनके शेयर भी मार्केट में बढ़ते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो उसमें यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि रिसोर्सेज और फैक्टर जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताया कि रिसोर्सेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर से होना चाहिए जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट ग्रोथ करवा सके। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का होना चाहिए वो भी बेस्ट पॉसिबल वैसे होना चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया कि जो प्राइस है गुड्स और सर्विस की वो स्टेबिलाइज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है सोशल फैक्टर्स। तो बिजनेस एक्टिविटी जितनी भी है वो शुरू होती है, ग्रो करती है और एंड होती है वो सोसाइटी के साथ ही होती है। बिजनेस एक्टिविटी को हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। सोसाइटी जो है वो उसमें क्या होता है तो उसमें पीपल का ग्रुप रहता है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन रहती है, तो सोशल ट्रेडिशन रहता है, मतलब इसी के साथ बिजनेस जो है वो रिलेटेड होता है। दूसरा है कि सोसाइटी जो है एक डायनेमिक भी रहती है, मतलब कि उसकी जो लाइफस्टाइल है, प्रैक्टिसेस है वो कैन नॉट रिमेन द सेम, मतलब कि वो कहीं पर भी सेम नहीं होने वाली। हम देखते हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है और पूरे भारत का कल्चर है वो पूरा थोड़ा अलग अलग नज़र आता है। तो ये अभी भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है और इसमें जो चेंजेस है हमेशा आते रहेंगे, उसी के हिसाब से हमें बिजनेस फैक्टर्स को भी चेंज करते रहना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कल्चरल फैक्टर। तो बिजनेस एक्टिविटी पे हमेशा कल्चरल फैक्टर जो सोसाइटी के रहते हैं वो हमेशा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस है, लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है, ये सभी उसमें इंक्लूड होता है। और डिसीजन मेकिंग बिजनेस जो रहता है, मतलब कि बिजनेस में जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी फेल हो जाता है अगर हम कल्चरल फैक्टर को नेगलेक्ट करते हैं या तो उसको देखते नहीं है। मतलब हमेशा जब भी हम डिसीजन ले बिजनेस के अंदर तो हमें हमेशा सोसाइटी के जो कल्चरल फैक्टर है उसको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हम जो डिसीजन लेते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उनका उसमें इंक्लूड होगा। और दूसरा कि उसमें जो टाइप की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उससे सामान प्रोड्यूस हो रहा है या तो सर्विस जो है वो मिल रही है और उसको मैक्सिमम जो है पीपल यूटिलाइज़ कर पाए वो देखा जाएगा। एंड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट और रिसर्च में जो इम्प्रूवमेंट आया, टेक्नोलॉजी को एब्रॉड से ज़्यादा इंपोर्ट किया गया और उसी की वजह से टेक्नोलॉजी में आजकल ज़्यादा ही फास्ट चेंज डेवलप देखने को मिलता है।
नेक्स्ट स्लाइड में है पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो रूलिंग पार्टी है, मतलब कि जिसके द्वारा ये लॉ बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट और फाइनेंशियल आइडियोलॉजी के साथ जो रिलेशन रखते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल पार्टी उसको फ्रेम करती है। गवर्नमेंट है या तो पब्लिसिटी है स्टेक होल्डर के द्वारा जो उसने गेन की हुई है, उसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो वही हमें इन्फ्लुएंस, मतलब कि असर करते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। और जो लॉ बनते हैं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, मतलब वो चेंज भी कर सकते हैं, और उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड में है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर वो फैक्टर है जो पार्लियामेंट या तो असेंबली के द्वारा जो अप्रूव किए जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वेरियस लॉ जो है वो पास होते रहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। जैसे कि 1951 में रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है 1955 में पास हुआ था, ट्रेडमार्क एक्ट 1969 में पास हुआ था, फिर स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट हुआ 1969 में पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। ये सभी स्ट्रीमलाइन बिजनेस एक्टिविटी है, उसी की वजह से ये लॉ जो है पास होते हैं और बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जिस तरह से समय बदलता है वैसे वैसे सर्टेन लॉ भी बदल दिए जाते हैं और जो लॉ है उसको हटाया भी जाता है। जैसे कि मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो था 1951 का जो था उसको हटाया गया है। तो ये था पार्ट 2 स्टूडेंट्स। अब पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।